सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है। अभी जून 2022 में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो आंसर होगा वियना। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो वियना शहर है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और अभी इसे दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य अच्छा शहर घोषित किया गया। पिछले साल 2021 में ये 12वें स्थान पे था, लेकिन इस बार ये पहले स्थान पे आ गया। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया है। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें पहले स्थान पे वियना है, सेकेंड नंबर पे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, थर्ड नंबर पे है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का शहर। और भारत में अगर बात करोगे तो दिल्ली 112वें स्थान पर है टोटल 140 में से। मुंबई 117वें स्थान पर है। और आप देखोगे तो टॉप 10 में आपको यूरोप के 6 शहर मिल जाएंगे। वहीं इस लिस्ट में लास्ट पे यानी कि सबसे कम रहने योग्य शहर बताया गया है सीरिया की कैपिटल दमिश्क को। तो फिर से सुनो, इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आया है, कौन लाया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें पहले स्थान पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, सेकंड पे कोपेनहेगन है, थर्ड पे ज्यूरिख है। और टोटल इस लिस्ट में कितने शहर हैं? 140 है। उनमें से दिल्ली 112वें स्थान पर है और मुंबई 117वां 117। और सबसे लास्ट पे सीरिया की कैपिटल दमिश्क है। अच्छा, वियना की बात हुई है तो आप मुझे बताओ वियना जो शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित एक शहर है? तो आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे। और यहीं पे आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। अच्छा, चलिए आप मुझे बताइए, अभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था, उसमें भारत सबसे लास्ट में रहा 180वें स्थान पे। टॉप पे कौन था? टॉप पे डेनमार्क था। अभी आपको याद होगा IIM अहमदाबाद ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक भी लॉन्च किया था। उसके अलावा अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया था, जिसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पर रखा गया। पहले पे यूएस की वायुसेना है, दूसरे पे रशिया की वायुसेना है, तीसरे पे भारतीय वायुसेना है। और उससे पहले ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था। उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे जिसको जारी किया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने, उसमें भारत 150वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे रहा। और आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि सबसे अधिक नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आंसर होगा ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। सेकंड नंबर पे भारत का मुरादाबाद। और IQ एयर ने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 को जारी किया था। उसमें अगर कंट्रीज में बात करोगे तो टॉप पे बांग्लादेश था, भारत 5वें स्थान पे था। कैपिटल सिटीज में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पे था, सेकंड नंबर पे ढाका था। और शहरों की लिस्ट में बात करोगे तो भिवाड़ी शहर, जो राजस्थान के अलवर का भिवाड़ी शहर है, वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आया था, उसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और उसी तरह से आपको याद होगा कि भ्रष्टाचार सूचकांक भी आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था। उसमें भारत 85 नंबर पे था। और डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक में, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही जारी किया था, उसमें भारत 46 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। ये सारे इंडेक्स जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये भी 2022 में ही हम लोगों ने पढ़े हैं। ये सारे याद होने चाहिए आपको बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा, पन बिजली मतलब हाइड्रो एनर्जी और सौर ऊर्जा मतलब सोलर एनर्जी, आप जानते ही हो, तो इससे चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो याद रखना भी जून 2022 से दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पूरी तरह से पन बिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। और ये वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का एक हिस्सा है। और अगर इसमें बात करेंगे तो 6% तो ऑन साइट जो सोलर एनर्जी प्लांट है वहां से एनर्जी मिल रही है और 94% एनर्जी हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है। इस तरह से एनर्जी का डिविडेशन हो रहा है यहाँ पे। आपको याद होगा अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ही
ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने का फैसला भी किया था। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है, वैसे आपको याद होगा 2015 में जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना था। और अगर आपको याद हो तो अभी 2022 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में बेंगलोर का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बना था। और उसी में कतर का जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया था। वैसे अगर आपको याद हो तो अभी जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हाइब्रिड बिजली परियोजना स्थापित करने वाला पहला हवाई अड्डा बना। हाइब्रिड से क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा एनर्जी आ रही है, विंड एनर्जी भी आ रही है और सोलर एनर्जी भी। अभी इसी तरह से आपको याद होगा कर्नाटक में जो शिवमोग्गा एयरपोर्ट है उसका नाम वहां के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखे जाने की भी घोषणा की गई। और स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली यानी कि सिस्टम है गगन, उसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई? इंडिगो एयरलाइन बन गई। और लैंडिंग कहाँ पे कराई गई? राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, अभी इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को भी लॉन्च किया था। ये वायु संबंधी खेलों को बढ़ावा देगी ये नीति, ये पॉलिसी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली ये कहाँ पे पकड़ी गई? तो आंसर होगा कंबोडिया। तो अब तक की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली कंबोडिया के मेकोंग नदी में मिली है। ये एक स्टिंगरे मछली है जिसकी लंबाई है 13 फीट और वजन है 300 किलो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया था तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। और बताओ, जानवरों के लिए भी भारत ने अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनोकोवैक्स। क्या नाम है? एनोकोवैक्स। अच्छा बताओ, देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहां पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा मेरठ, यूपी में। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया तो आंसर होगा इक्वाडोर। आपको याद होगा अभी सिक्किम ने किसे अपनी राज्य मछली घोषित किया था? तो आंसर होगा केटली को। अच्छा, फिर केसर ए हिंद ये क्या है? ये एक तितली है। अभी अरुणाचल प्रदेश ने इसे अपनी राज्य तितली घोषित किया था। मछली से एक और प्रश्न आपको याद आएगा। भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन जिसका नाम है फिश वाले, इसको कहां पे लॉन्च किया गया? असम में। असम में लॉन्च हुआ था ये। बाकी कंबोडिया की कैपिटल फ्नोम पेन होती है और करेंसी है कंबोडियन रियल। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जून को। हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है। और 23 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। इस बार इसकी थीम क्या है? एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। अच्छा, पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून 1948 1948 को मनाया गया था। वैसे 23 जून को 2 डे और मनाते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विडो डे, जिसकी थीम है विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान, यानी कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर विडोज। और 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, अब जून के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको हम रिवाइज करते हैं। देखो, 1 जून को 2 डे मनाए गए थे, वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया। फिर 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे होता है। फिर 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया।
अभी 21 जून को आपने इंटरनेशनल योगा डे मनाया था। तो जून के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज है जो आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लिट यानी कि लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है और इसका नाम रखा है एयू बैंक लिट यानी कि लिव इट टुडे क्रेडिट कार्ड। इसमें जो कार्ड होल्डर है यानी कि जिसके पास ये क्रेडिट कार्ड होगा उसको अपनी सुविधा के हिसाब से फीचर चुनने की आजादी मिलती है। मतलब इस एक कार्ड को रखने से कई अलग अलग कार्ड रखने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको कई सारे फीचर इसी एक क्रेडिट कार्ड में मिल जाएंगे। और इस कार्ड को ट्रैक करने और खर्च आदि पर निगरानी रखने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है लिट क्रेडिट कार्ड एयू 0101। देखो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं पहले। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जयपुर में। स्थापना होती है 1996 में। इसके फाउंडर और एमडी सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल है। आपको याद होगा अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई थी। इसने बच्चों के लिए एनजॉई ENJOI नाम से सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी एमडी सीईओ बने थे अंशुल स्वामी। याद रखना, ये पहले कोऑपरेटिव बैंक हुआ करता था, सहकारी बैंक हुआ करता था, फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। तो वैसे एग्जाम में प्रश्न तो यहाँ से भी अच्छा सा बन सकता है। मान लो आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला पहला सहकारी बैंक कौन सा है, बताइए। तो आंसर कर देना शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर सहारनपुर यूपी में है। और अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था जिसका नाम रखा था गरिमा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बन गए? तो आंसर होगा स्कॉलजेंग रिगजेन। तो बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं ये लद्दाख से हैं। इनका नाम है स्कॉलजेंग रिगजेन। अभी उन्होंने नेपाल में अन्नपूर्णा और लाहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और इस तरह से उन्होंने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 2 शिखर जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था पियाली बसाक का नाम बिना ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी थी ये। और कैंटन कूल का नाम आपको याद होगा, ये ब्रिटिश पर्वतारोही है। अभी 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी इन्होंने और इस तरह से सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये विदेशी पर्वतारोही बन गए। अच्छा, प्रियंका मोहिते का नाम तो याद है ना। अभी 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। चलो मुझे बताओ, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हर्षवंती बिष्ट बनी है। बाकी देखो, 2 प्रश्न हमेशा याद रखना कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। याद रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा रंजीत बजाज को। तो अभी जो उद्यमी है रंजीत बजाज, इनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के दिन प्रतिदिन के मामलों को चला रही है। नाम याद रखना, रंजीत बजाज। आपको याद है अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई प्रमुख कौन बनी थी? रंजना प्रकाश देसाई। और रबाब फातिमा, ये यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी थी। ये वैसे संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। और आपको याद है अभी यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी थी? रुचिरा कंबोज बनी थी। इन्होंने जगह ली है TS तिरुमूर्ति की। अच्छा देखो, फुटबॉल की बात है तो 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। आप बताओ 2026 के जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहां पे होंगे, और अभी 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां पे होंगे? हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कॉर्सेरा के द्वारा जारी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 68 नंबर पे। तो कॉर्सेरा के द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में कहा गया कि डेटा साइंस में भारत की प्रवीणता 2021 में 38% से गिरकर 2022 में 26% हो गई है, जिससे 12 रैंक की गिरावट देखी गई। तो याद रखना,
वैश्विक कौशल दक्षता के मामले में भारत 68 नंबर पे आ गया है और एशिया में 19वें स्थान पर है। और बाकी जितने भी इंडेक्सेस थे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको पीछे रिवाइज करा ही चुका हूं, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम पहले स्थान पर रही? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो भारतीय महिला हॉकी टीम रॉटरडैम में आयोजित FIH प्रो लीग में अमेरिका को हरा करके तीसरे स्थान पर रही है। पहले स्थान पे अर्जेंटीना की टीम है, दूसरे स्थान पे नीदरलैंड है और तीसरे स्थान पे भारत है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा FIH हॉकी 5S का पहला खिताब भारत ने ही जीता है। किसे हरा के? पोलैंड को हरा के। और ये हुआ कहाँ पे था? ये कंपटीशन हुआ था लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। पहली बार हुआ था ये, पहली बार ही भारत ने जीता है। और इसी तरह से मेंस हॉकी एशिया कप 2022, ये इसका 11वां संस्करण था और ये हुआ कहाँ पे था? जकार्ता इंडोनेशिया में। इसको जीत लिया साउथ कोरिया ने, दूसरे स्थान पे मलेशिया और तीसरे नंबर पे रहा भारत। उसी तरह से आपको याद होगा अभी 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था इम्फाल मणिपुर में। उसको हरियाणा ने जीता झारखंड को हरा के। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो कि भोपाल में हुआ था, उसको जीता उड़ीसा ने कर्नाटक को हरा करके। और अभी 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जो कि भोपाल में ही हुई थी, उसको जीता था हरियाणा ने तमिलनाडु को हरा करके। अच्छा, वैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा हैं, लेकिन इनका नाम अभी न्यूज में भी था। अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा बताओ, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था जर्मनी को हरा करके। और अभी ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता? भारतीय रेलवे ने आर्मी 11 को हरा के, जो कि हुआ था भोपाल में। और आपको याद रखना है, पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। और यहीं पे 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो यहीं पे होगा उड़ीसा में। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निकुंगबाम में, ये मणिपुर के हैं। तो ये सब याद रखना पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जून 2022 में किस शहर में ज्योतिर्गमय उत्सव शुरू हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने अभी 21 जून को, जिस दिन मतलब हमने विश्व संगीत दिवस मनाया था, उसी दिन नई दिल्ली में अनसुने कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले ज्योतिर्गमय उत्सव का उद्घाटन किया। तो संगीत नाटक अकादमी ने देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सड़क पर प्रदर्शन करने वाले और ट्रेन में मनोरंजन करने वाले शामिल थे। अच्छा, आपको याद होगा व्हाट्सएप ने SMB साथी उत्सव को लॉन्च किया था स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। और बताओ, डोल जात्रा उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया था? पश्चिम बंगाल में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन खुद नरेंद्र मोदी ने किया था। और तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली में। MSME मंत्री ने बताओ कहाँ पे पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, तो भी आंसर होगा दिल्ली में। और 2 पॉइंट और याद रखना, अभी दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए? विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? सतीश चंद्र शर्मा। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आएंगे, देखना, ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जून 2022 में किसने एक नया पोर्टल है निर्यात, इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, निर्यात का क्या मतलब हो गया? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 23 जून को वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने निर्यात नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इसे वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में भी विकसित किया गया है। अच्छा, पोर्टल से आपको याद आएगा, अभी सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया था। सरकार जितने भी पुरस्कार देती है उनके नामांकन के लिए है ये। और अभी उत्तर प्रदेश ने संभव पोर्टल लॉन्च किया था पब्लिक शिकायतों के समाधान के लिए। अच्छा, अभी मोदी जी ने बताओ कहाँ पे
इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा रुमेलीधर। तो भारत की तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर रुमेलीधर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न आपके जहन में आएगा, अभी मिताली राज ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था महिला फिक्शन पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा रुथ ओजेकी ने। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां जाके इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक ऑडियो तैयार कर दिया है। मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वो ऑडियो है। सभी क्वेश्चंस विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ताकि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से मेरी वॉइस के थ्रू रिवाइज कर सके। उस ऑडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़, अगर मेहनत अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।